हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द मॉड्यूल ए ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, और अगर आप चाहते हैं कि आपको पिछली सभी वीडियोस के सभी पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, डेट इज 8360944207। इस नंबर को सेव कर लो अपने मोबाइल में लर्निंग सेशंस के नाम से या फिर JAIIB गुरु के नाम से, और हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो लिख करके सेव्ड फॉर JAIIB, एंड विल बी गेटिंग स्टार्ट अपडेट्स फॉर द सेम। सो आज का सेशन जो है वो सेकंड पार्ट के बारे में है। एज आई ऑलरेडी कन्वेड टू यू, दिस इज फ्रॉम द मॉड्यूल ए ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। मैं हूं आशीष जैन। मैं आपके लिए JIB CIB प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन की ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स रिलेटेड टू इंटेंसिव रिव्यू ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि कस्टमर्स को दिक्कत आती है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आरबीआई जो है वो एनुअल रिव्यू करता है बैंक की सर्विस क्वालिटी को लेकर के, कि बैंक जो है क्या वो सही से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके लिए जो CMS यानी कि जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्लेंट सिस्टम्स हो गए, उनका डाटा, बैंकिंग ओम्बड्समैन का डाटा, टाइम टू टाइम जो कस्टमर सर्विस किए जाते हैं या कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक ली जाती है, उन सभी चीज़ों से जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है और इस डाटा को आरबीआई के द्वारा एनालाइज किया जाता है। नाउ फर्स्ट स्टेप, इट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम बैंक्स, यानी कि वो बैंक्स को आइडेंटिफाई करना जो परसिस्टेंटली कस्टमर्स को काफी दिक्कत दे रहे हैं, यानी कि जिनका रिव्यू खराब आया है। फिर वहां पर देखा जाता है कि RC क्या है, यानी कि रूट कोज क्या है पर्टिकुलर चीजों को लेकर के, कि ग्रीवेंस क्यों आ रहा है बार बार। थर्ड, रिलेटेड टू करेक्टिव एक्शन प्लान के बारे में बताना, दैट इज द थर्ड स्टेप। तो बैंक को एक ग्रीवेंस इंप्रूवमेंट प्लान को सबमिट करना पड़ता है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन दैट, राइट। तो देखो, प्रोसेस वाइज समझेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि डाटा को कलेक्ट करो, यानी कि जो कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। रूट कोज एनालिसिस करना है, एंड उसके बाद करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे बैंक, उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैंक से लेना है। देन उसके बाद आरबीआई मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि क्या जो चीजें कही गई थी उनको लेटेंट स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब एक बैंक है जिसके लोन रिलेटेड इश्यूज जो हैं, कंप्लेंट्स जो हैं, वो काफी ज्यादा अनरिजॉल्व हैं, तो आरबीआई ने डायरेक्टिव दिया कि ऐसे ऐसे आप करो, इंटरनल रिव्यू करो एंड फर्दर करेक्टिव एक्शन लो। आरबीआई इसके बाद मॉनिटर करेगा। तो बैंक जो है वो अपने रिड्रेसल मैकेनिज्म को ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है उसके लिए वो अलग से एक लोन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टीम को खड़ा कर दे, ठीक है, कि भाई इस लोन्स की जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करो। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं ताकि इंटेंसिवली क्या किया जा सके, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिव्यू किया जा सके, राइट। फिर बात आती है PNO के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के बारे में। तो हर एक बैंक को ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर एक पर्सन को, जो कि PNO कहलाता है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कहलाता है, उसको अपॉइंट करना पड़ता है। और ये जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होंगे, ये जनरल मैनेजर रैंक के या फिर हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी, फटाफट से वो चेक कर लेते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करना होता है, ताकि जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो प्रॉपरली एफिशिएंटली रिजॉल्व हो पाए। एंड फर्दर कोऑर्डिनेट करना होता है आरबीआई के साथ, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, एक मेन एक कड़ी बनना होता है। यानी कि जैसे मान लो कि बैंक ने आरबीआई के साथ या ओम्बड्समैन के साथ डील करना है, तो वहां पर जो मिडल मैन रहेगा, जो कड़ी रहेगी, वो ये PNO, जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है, वही रहते हैं। और अगर कस्टमर की कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, वो एस्केलेट करना चाहते हैं, तो कस्टमर्स भी अपनी कंप्लेंट्स को डायरेक्टली आगे लेकर के जा सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं टू द PNO। फर्दर जो भी ग्रीवेंस डाटा होता है, यानी कि जो कोई भी इंप्रूवमेंट्स करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस चीज को रिजॉल्व करो, या कोई कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है, रिव्यू करना है, वो सारा का सारा डाटा जो होता है वो रहता है PNO के पास। PNO उसको मॉनिटर भी करते हैं। अब अगर हम डिटेल्स की बात करें, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की बात करें, तो ये PNO की डिटेल्स, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की जो डिटेल्स हैं, वो बैंक की वेबसाइट पर भी देखो विजिबल होनी चाहिए, वहां पर डिस्प्ले करनी होती हैं। और साथ के साथ
ये जो ब्रांच होती है ना वहां पर भी शोकेस करनी होती है, जो नोडल ऑफिसर की डिटेल्स होती हैं। कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ पाए एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जाता है। खास करके देखो, अगर मैं किसी को कंप्लेंट दे पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ब्रांच मैनेजर से रिलेटेड कंप्लेंट है, तो ब्रांच मैनेजर को तो नहीं दे सकते ना। अब वो कंप्लेंट किसके पास जाएगी? वो बेसिकली या तो रीजनल ऑफिसर का नंबर होगा, जोनल ऑफिसर का नंबर होगा, या फिर नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, जहां पर कंप्लेंट को सेटिस्फैक्टरली निपटाया जा सके। ठीक है, तो कस्टमर जो है एक फ्रॉड की कंप्लेंट पीएनओ के पास दे देता है जब उसको लगता है कि ब्रांच से उसको कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो पीएनओ फिर उस लेवल पर क्या करेंगे? इंटरवीन करेंगे, इशू को रिजॉल्व करेंगे, एंड अगर कोई कंपनसेशन बनती है तो डेफिनेटली वो भी इंश्योर की जाएगी कि कस्टमर को मिल जाए। राइट, now let's have a look at the summary of the tape things which we have basically read so far. सबसे पहले कस्टमर डिस्क्लोजर होते हैं रिलेटेड टू द कंप्लेंट्स। बैंक को जो कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं उनका एनुअल डाटा शोकेस करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, चाहे वो एटीएम से रिलेटेड, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई सी भी कंप्लेंट हो। फॉर द कोस्ट रिकवरी फॉर एक्सेस कंप्लेंट्स, बैंक जो भी अपने एक्सीडिंग ग्रुप से, अब ये एक्सीडिंग ग्रुप ये एसेट साइज वाइज हो सकता है, ठीक है, एक्सीडिंग करता है पीयर ग्रुप से कंप्लेंट के मामले में, वहां पर उनको एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगाई जाती हैं एंड उनसे कंपनसेशन ली जाती है रिलेटेड टू एक्सेसिव कंप्लेंट्स। फॉर द इंटेंसिव ग्रीवेंस रिव्यू, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आरबीआई जो है ये कंडक्ट करता है एनुअल बेसिस पर कस्टमर सर्विसेज को चेक करने के लिए। देन इट्स रिलेटेड टू पीएनओ, दैट इज अ प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। हर एक बैंक को जीएम लेवल का एक जो ऑफिसर है वो अपॉइंट करना पड़ता है कस्टमर की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए। राइट, नाउ after that it's related to review of grievance redressal machinery in public sector banks। अब grievance redressal की मशीनरी को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैसे डील किया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो आरबीआई ने कुछ एक मेजर्स बताई हैं कि कैसे इंप्रूव करना है। मेन चीज क्या है कि कस्टमर की जो कंप्लेंट सिस्टम है, जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, और जो कंप्लेंट्स लगातार बार बार फ्रिक्वेंसी के साथ आ रही हैं उनको खत्म करना है, और जिस पर्सन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को सामने लेकर के आना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसे मान लो किसी पर्सन ने फ्रॉड किया, तो जिस पर्सन ने फ्रॉड किया डेफिनेटली द पर्सन मस्ट बी पनिश्ड ना, ठीक है, तो उस चीज के रिलेटेड है। नो, व्हाट आर द की मेजर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस रिव्यू, यानी कि जो पर्टिकुलर आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म चल रहा है ब्रांच में, उसको ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर चेक करना है कि क्या ये इफेक्टिवली काम कर भी रहा है या काम नहीं कर रहा है। सबसे पहला स्टेप तो यही बनता है। दूसरा होता है कि हाई कंप्लेंट ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करो, देखो कि वहां पर स्टाफ क्या कर रहा है, इंस्पेक्ट करो कि ये फ्रिक्वेंटली कंप्लेंट सेम सेम क्यों आ रही हैं। थर्ड थिंग इट्स रिलेटेड टू कि हाई कंप्लेंट ब्रांचेस से जो स्टाफ है उसको ट्रांसफर कर दो, एंड फिर चेक करो कि क्या सही हो रही है आगे चीजें। एंड एक पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर जिसको हम पीआरओ कहते हैं, दैट मस्ट बी अपॉइंटेड, ठीक है, यानी कि जो भी बड़ी ब्रांचेस हैं खास करके वहां पर एक मिडल मैन होना चाहिए जो कंप्लेंट्स को हैंडल करे, दैट्स अ लाइजन बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द बैंक। राइट, तो उसे अपॉइंट करो, पब्लिक जो रिलेशनशिप ऑफिसर है उनको अपॉइंट करो। एंड स्टाफ ट्रेनिंग, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग मिल चाहिए कि कस्टमर्स को कैसे सर्विसेज बेटर वे में प्रोवाइड करनी है, पब्लिक रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है। एंड डिटेल्ड कंप्लेंट रिप्लाईज मस्ट बी देयर, यानी कि अगर किसी कंप्लेंट को किसी वजह से रिजेक्ट किया जाता है तो डिटेल्ड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि बैंक कंप्लेंट को क्यों रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स ए केस एक ब्रांच है जहां पर रिपीटेड एटीएम ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट्स आने, उसको रिव्यू किया गया, तो बैंक जो है ब्रांच मैनेजर को ट्रांसफर कर देता है और एक डेडिकेटेड कंप्लेंट ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर देता है उस ब्रांच में, सो दैट कंप्लेंट्स मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन टाइम, बिकॉज बैंक की रेपुटेशन का भी सवाल है। नाउ अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन। रूटीन में ये चीजें पता ही नहीं होती है कि इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन भी होता है बैंक में। राइट, तो सीसीएसओ होता है, यानी कि चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर जो है, दैट इज अ इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन, ताकि सर्विस क्वालिटी को और ज्यादा बेटर किया जा सके। इसके लिए एक इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन, जिसको हम क्या कहते हैं, वी से द पर्सन टू बी सीसीएसओ, और हम शॉर्ट में कह देते हैं आईओ, यानी कि इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन, जो कि डेजिग्नेटेड होते हैं एज सीसीएसओ। सीसीएसओ एक लास्ट लेवल ऑफ इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। जैसे कि पहले तो मैंने आपको बताया ब्रांच लेवल पर हो गया, ठीक है, ब्रांच लेवल के बाद फिर जोनल लेवल पर हो गए, देन वी आर हैविंग द पीएनओ, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर हो गए,
देन वी आर हैविंग द इंटरनल ऑफिसर ऑम्बर्ट्समैन जो कि रहेंगे सीसीएसओ रहेंगे, राइट। तो ये लास्ट लेडर हम कह सकते हैं रिलेटेड टू सेम, राइट। नाउ क्या की फीचर्स हैं उनके समझते हैं। मैंडेटरी फॉर लार्ज बैंक्स, जो बहुत बड़े बैंक हैं जिनका जो साइज, एक जनरल क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर किसी स्केड्यूल्ड बैंक का साइज 10 ब्रांचेस से ज्यादा, जो डेफिनेटली हर एक बैंक के केस में होगा जो स्केड्यूल्ड बैंक हैं, तो उनको अपना इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन जो होते हैं इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। सो इंटरनल ऑम्बर्ट्समैन must not have worked in the same bank before the appointment, यानी कि अपॉइंटमेंट से पहले उन्होंने सेम बैंक में कामकाज ना किया गया हो, और जो कंप्लेंट्स रिजेक्ट कर दी गई हैं या फिर पार्टली रिजेक्ट की गई हैं बैंक के द्वारा, ये सीसीएसओ उन सभी कंप्लेंट्स को क्या करेंगे, ये उन सभी कंप्लेंट्स को रिव्यू करेंगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कि सीसीएसओ जो है वो कस्टमर कंप्लेंट्स जो कि पार्टली या फुली होली वे में रिजेक्ट कर दी गई हैं बैंक के द्वारा, उनको रिव्यू करेंगे एंड फर्दर जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके सामने रखेंगे, अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स रिलेटेड। यानी कि कस्टमर से कंप्लेंट को पर्टिकुलरली कम्युनिकेट करने से पहले, यानी कि जो भी कंप्लेंट कस्टमर ने की है उसके रिलेटेड कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने से पहले बैंक जो है वो अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स को सीसीएसओ को रेफर करेगा, ठीक है, कस्टमर को कम्युनिकेट करने से पहले। यानी कि मेजर स्टेप क्या होता है कि अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आप इन डिटेल एक्सप्लेनेशन तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को वो चीज कम्युनिकेट करने से पहले कि उसकी कंप्लेंट को रिजेक्ट करने वाले हैं, आप पहले किसको बताओगे, इंटरनल ओम्बड्समैन को बताओगे। एंड आरबीआई जो है वो ऑडिट करती है किस चीज को, सीसीएसओ की परफॉर्मेंस को। इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं उनके थ्रू आरबीआई ऑडिट करता है, राइट। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो की फीचर्स क्या है कि जीएम लेवल का पर्सन होगा, जिन स्केड्यूल बैंक्स का नंबर जो है ब्रांचेस का वो 10 से ज्यादा है वहां पर आईओ मैंडेटरी है, और आईओ ने पहले सेम बैंक के साथ कामकाज ना किया हो। जो कंप्लेंट्स आप रिजेक्ट कर रहे हो बैंक, वो सबसे पहले सीसीएसओ के पास जाएंगी, वो उसको रिव्यू करेंगे, ओनली देन दोज आर टू बी रिजेक्टेड। और आरबीआई सुपरवाइज करता है, ऑडिट करता है इनकी परफॉर्मेंस को, राइट। दैट इज अनदर थिंग। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोसेस फॉर द सेम। कस्टमर एक कंप्लेंट फाइल करता है बैंक के साथ, अगर कंप्लेंट रिजेक्ट होती है तो वो कंप्लेंट किसके पास जाएगी, सीसीएसओ के पास जाएगी। बैंक ने डेफिनेटली रिव्यू किया होगा पहले, उसके बाद रिजेक्ट की होगी, लेकिन सीसीएसओ भी अब उसको इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेंगे केस को एंड अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे कि क्या उनका फाइनल डिसीजन है। अब अगर अनरिजॉल्व है स्टिल कस्टमर का इशू, तो कस्टमर उस कंप्लेंट को ओम्बड्समैन के पास डेफिनेटली लेकर के जा सकता है। अब इसके के बाद हमारी मेन कहानी शुरू होती है, दैट्स रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, राइट। इसी से रिलेटेड हम इनडायरेक्टली सब चीजें कवर करने वाले हैं। तो पहले 3 स्कीम्स होती थी। ओम्बड्समैन स्कीम आई थी 95 में, देन इट वाज एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम 2018, और डिजिटल ट्रांजैक्शन की स्कीम थी 2019 की। इन तीनों स्कीम्स को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया और एक स्कीम बन गई आईओएस, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। क्या की फीचर्स है उसको समझते हैं। वन नेशन वन ओम्बड्समैन, यानी कि सिंगल पोर्टल रहेगा आरबीआई रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उन सब के लिए, और एक फ्री एंड फेयर रिड्रेसल होगा। कस्टमर अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। एंड फर्दर 30 डे रूल जो है वो स्टिल एप्लीकेबल है, यानी कि अगर कोई भी कंप्लेंट 30 दिन से ज्यादा समय के लिए अनरिजॉल्व है या कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तो कस्टमर उस कंप्लेंट को एस्केलेट कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और अब कवरेज को इनहांस कर दिया गया है, यानी कि जो नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो भी अब इस दायरे में आ गए हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स भी अब ली जा सकती हैं। अब कस्टमर जो कि कमर्शियल बैंक के हो सकते हैं, एनबीएफसी के हो सकते हैं, डिजिटल वॉलेट्स के हो सकते हैं, या फिर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी के हैं, वो सभी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इवन अगर मान लो किसी कस्टमर की यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, 30 दिन से रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो कस्टमर अपनी कंप्लेंट को
iOS 2021 में लेकर के जा सकता है रेजोल्यूशन के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स फॉर द आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ओम्बड्समैन को अपॉइंट करती है ताकि जो कस्टमर के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। और एज ऑन 2021 22 ओम्बड्समैन थे पूरे के पूरे इंडिया में। अगर कोई चेंजेस हैं अभी कैन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। लेकिन एज ऑन 2021 22 ओम्बड्समैन वर देयर, राइट। अगर हम की ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट जो ओम्बड्समैन की होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और आरबीआई के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है और ओम्बड्समैन उनको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी कि 3 साल की समय सीमा के लिए जो ओम्बड्समैन है उनको अपॉइंट किया जाता है और एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट प्रोसेसिंग सिस्टम होता है विच इज सेट टू बी सीआरपीसी, यानी कि सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। ऑल ओवर यानी कि पैन इंडिया लेवल से जो कंप्लेंट्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। एक सेंट्रल ऑफिसर है, सेंट्रलाइज्ड एक कंप्लेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया है। फर्दर हर एक टेरिटरी को, ज्योग्राफिकल एरिया को ऑम्बड्समैन असाइन किया गया है एंड अब कंप्लेंट रेजोल्यूशन के अलग अलग तरीके हैं। यानी कि कंप्लेंट जो है वो मीडिएशन के थ्रू भी रिजॉल्व हो सकती है, आपस में बातचीत करके भी हो सकती है, या फिर एक बाइंडिंग अवार्ड डिसीजन भी दिया जा सकता है जो कि पार्टी को मानना ही पड़ेगा। सो अपॉइंटमेंट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है 3 साल के समय सीमा के लिए। अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो सीआरपीसी चंडीगढ़ में है, यानी कि सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है चंडीगढ़ में। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, हर एक ओम्बड्समैन को एक पर्टिकुलर टेरिटरी दी गई है और कंप्लेंट रेजोल्यूशन जो है वो मीडिएशन के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू, या फिर अवार्ड बाइंडिंग भी हो सकती है, राइट। इस तरह से जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ओम्बड्समैन के बारे में आप धीरे धीरे समझ आएंगे। नाउ प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट को फाइल करने का। अगर ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो कस्टमर्स जो हैं वो एडवोकेट का सहारा ना लें, अदरवाइज वो किसी के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट को ओम्बड्समैन के पास दायर कर सकते हैं। एनोनिमस कंप्लेंट्स को नहीं जांच पड़ताल नहीं की जाएगी और अगर आप एडवोकेट के थ्रू भेजते हो उसकी भी जांच पड़ताल नहीं होगी। कस्टमर्स अपने आप खुद से या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो पेश कर सकते हैं अपने आप को ओम्बड्समैन के सामने, बट नॉट थ्रू द एडवोकेट। या तो आप ऑनलाइन पोर्टल जो एग्जिस्ट करता है cms.rbi.org.in, इस पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आपको सीआरपीसी चंडीगढ़ में कंप्लेंट भेजनी पड़ेगी या पोस्ट, कुरियर या फिर हैंड डिलीवरी या ईमेल के थ्रू भी आप कंप्लेंट को दायर कर सकते हैं। जो भी कस्टमर की डिटेल्स हैं, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, ग्रीवेंस की डिटेल्स, बैंक का रिस्पॉन्स, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी तभी आपकी कंप्लेंट जो है वो मान्य रहेगी। अगर मान लो कस्टमर है, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रॉन्गली कैलकुलेट किया गया है तो कस्टमर को अपनी कंप्लेंट में सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। उन्होंने बैंक को रिटर्न में दिया था वो लेटर, उसकी कॉपी, और बैंक का क्या रिप्लाई आया है उसकी कॉपी, और कस्टमर की क्या डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन की क्या पावर है। तो ओम्बड्समैन जो है वो डॉक्यूमेंट्स को मांग सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। और अगर बैंक फेल हो जाता है यानी कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाता तो ये मान लिया जाएगा कि बैंक के पास कोई भी फैक्ट नहीं है अपने आप को पेश करने के लिए और कस्टमर के राइट में डिसीजन जो है वो दे दिया जाएगा। देन इट्स रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही शेयर की जाएगी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के है, कस्टमर के कंसेंट के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि कस्टमर ने कंसेंट दिया है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, या फिर फेयर प्ले और ट्रांसपेरेंसी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। जैसे कि एक एनबीएफसी जो है वो लोन फोरक्लोजर को लेकर के मना कर देती है। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि पहले ही लोन को बंद करना, उससे रिलेटेड मना कर देती है। तो ओम्बड्समैन ऑर्डर करता है कि रिकॉर्ड्स को शेयर करो ताकि जस्टिफाई किया जा सके डिले को, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन एनबीएफसी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टेबल related to it. So first of all it's ready to पीएसबी का ग्रीवेंस रिव्यू। तो बैंक्स को जो भी ग्रीवेंस होती है उसको रिव्यू करना पड़ता है, हर एक ब्रांच को देखना पड़ेगा और साथ में ये भी देखना पड़ेगा बैंक को कि कौन सी ब्रांच से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं।
और जिन भी बैंक्स के शेड्यूल बैंक्स का साइज 10 ब्रांचेस से ज़्यादा है वहाँ पर सीसीएसओ का अपॉइंटमेंट होगा इंटरनल ओम्बड्समैन के रूप में। और आरबीआई इंटीग्रेटेड जो ओम्बड्समैन स्कीम है वो सभी बैंक्स के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर, डिजिटल ट्रांजैक्शन पैनल्स के ऊपर, डिजिटल वॉलेट्स के ऊपर, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड जो भी टोटल अगर ओम्बड्समैन की बात करें, टोटल 22 ओम्बड्समैन है पैन इंडिया लेवल पर एज ऑन 2021, राइट? ये टोटल नंबर है पैन इंडिया लेवल पर। और फिर दूसरी बात आती है कि जो कंप्लेंट है वो सीआरपीसी जो सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पर दायर की जाएगी, जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। या फिर आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, या फिर आप कुरियर वगैरह के थ्रू भेज सकते हो, बाय हैंड भी भेज सकते हो, लेकिन नॉट थ्रू द एडवोकेट। एडवोकेट के थ्रू डिटेल आपको सबमिट नहीं करनी है। पावर्स ऑफ ओम्बड्समैन की बात करें तो ओम्बड्समैन कोई भी डिटेल मंगवा सकते हैं, बैंक से कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, या फिर अवार्ड दे सकते हैं विच विल बी ए बाइंडिंग, राइट? दैट इज द केस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट्स इन द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। की प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्लेंट्स इन द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स होंगी उनको रिव्यू किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा एज पर द पर्टिकुलर सिस्टम। तो आरबीआई ओम्बड्समैन के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के थ्रू जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिजॉल्व किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा, राइट? एंड मेन एम क्या है कि एक स्पीडी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, यानी कि लीगल रूलिंग से पहले अगर आपस में बातचीत करते हुए एक डिसीजन दिया जाता है तो ज़्यादा बेटर है। Now let's understand the scrutiny of complaints at the CRPC, यानी कि जो सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है वहां पर कैसे स्क्रूटनी की जाती है। मैंने आपको बताया सीआरपीसी चंडीगढ़ में है। सबसे पहला स्क्रीनिंग पॉइंट है ये। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जहां पर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको देखा परखा जाएगा। एंड जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है उनकी वैलिडिटी के हिसाब से, उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है कि कंप्लेंट्स की क्या कैटेगरी है एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। पहली चीज कंप्लेंट्स की हो सकती है कि हम कहें कि ये वैलिड कंप्लेंट्स नहीं है, लाइक कोई सुजेशन गाइडिंग रिक्वेस्ट है या कोई अनक्लियर कंप्लेंट है, ठीक है, वो सभी किस कैटेगरी में आएंगी? दोज ऑल विल बी अंडर द नॉट वैलिड कंप्लेंट्स प्रोग्राम, राइट? सेकेंड इट्स रिलेटेड टू नॉट मेंटेनेबल कंप्लेंट्स। देखो, मेंटेनेबल कंप्लेंट्स कौन सी होती है? नॉट मेंटेनेबल कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स नॉट कवर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन, यानी कि आरबीआई ओम्बड्समैन के जो ग्राउंड्स हैं अगर कोई कंप्लेंट उसमें कवर नहीं होती है, यानी कि लेट्स से आरबीआई ओम्बड्समैन के अंदर अगर 20 ग्राउंड्स हैं, अगर वो 20 ग्राउंड्स में कवर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी सेड टू बी व्हाट? उसे कहा जाएगा कि ये कंप्लेंट जो है दैट इज नॉट मेंटेनेबल। एंड थर्ड वन रिलेटेड टू की वैलिड कंप्लेंट है एंड मेंटेनेबल कंप्लेंट है, तो थर्ड कैटेगरी आ जाएगी, यानी कि वो कंसर्न ओम्बड्समैन को असाइन कर दिया जाएगा एंड फर्दर बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो तीन कैटेगरीज हैं। पहली की कंप्लेंट वैलिड नहीं है, दूसरी है कि कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है बिकॉज इट्स लाइक कि वो कंप्लेंट को ओम्बड्समैन देखता ही नहीं है, राइट? थर्ड की मेंटेनेबल भी है और वैलिड कंप्लेंट भी है। तो कस्टमर मान लो एक इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मांगता है, दैट इज बेसिकली इनवैलिड कंप्लेंट, कंप्लेंट वैलिड ही नहीं है, ठीक है, तो सीआरपीसी उसको रिजेक्ट कर देगी। दैट इज द फर्स्ट स्क्रीनिंग पॉइंट ना, सीआरपीसी वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ आफ्टर दैट्स रिलेटेड टू रेजोल्यूशन एट द ओम्बड्समैन ऑफिस। अब ओम्बड्समैन के ऑफिस पर कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उन चीजों के बारे में। सो ओम्बड्समैन सबसे पहले ट्राई करता है कि कंप्लेंट्स को म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू रिजॉल्व कर दे, यानी कि अपना अवार्ड पास करने से पहले, यानी कि रूलिंग पास करने से पहले, जिसको हम अवार्ड भी कहते हैं ओम्बड्समैन की भाषा में, वो पास करने से पहले आरबीआई की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू चीजों को रिजॉल्व करा लो, राइट? तो 3 स्टेप रेजोल्यूशन प्रोसेस है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली चीज क्या है कि एग्रीमेंट वाया फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मतलब कि सबसे पहले होता है कि आप डिस्कशन के थ्रू चीजों को रिजॉल्व कर दो, इशू को रिजॉल्व कर दो। सेकेंड थिंग इट्स रिलेटेड टू मेडिएशन एंड कंसलेशन, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मीडिएशन पर्पज के लिए ओम्बड्समैन खुद बीच में आएगा। थर्ड थिंग होगी अगर कोई रेजोल्यूशन फिर भी नहीं पहुंचता, फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ओम्बड्समैन जो है वो एक अवार्ड पास कर देंगे विच विल बी अ बाइंडिंग रूलिंग, विच विल बी बाइंडिंग रूलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अग्रीमेंट होगा रिलेटेड टू व्हाट? फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी?
कि डिस्कशन के थ्रू आपस में रिजॉल्व कर ले। सेकंड होगा, अगर वो खुद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऑम्बर्ट्समैन इंटरवीन करेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। थर्ड है कि अगर रिजॉल्व फिर भी नहीं हुई है तो उसके केस में क्या किया जाएगा, ऑम्बर्ट्समैन एक बाइंडिंग रूलिंग पास कर देगा, यानी कि अवार्ड पास कर देगा अगर कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो, राइट। और एक कंप्लेंट को रिजॉल्व कब माना जाएगा, जब कंप्लेनेंट एंड रेगुलेटेड एंटिटी दोनों एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, उसको कहा जाएगा कि हाँ भाई चीज जो थी रिजॉल्व हो चुकी है। कंप्लेनेंट अगर एक्सेप्ट कर लेगा कि रेजोल्यूशन को वो मान लेता है राइटिंग में, या फिर कंप्लेनेंट अगर विड्रॉ कर लेता है। तो ये तीन केसेस है जहां पर कंप्लेंट को रिजॉल्व माना जाएगा। पहला केस है, अगर देखो आपस में उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया कि भाई ठीक है ये चीज हुई थी, ऐसे ऐसे कर लेंगे। सेकंड है, कंप्लेनेंट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ राइटिंग में एक्सेप्ट कर लिया जो भी रेजोल्यूशन था। थर्ड है कि कंप्लेनेंट जो है वो विड्रॉ कर लेता है अपनी कंप्लेंट को। तीनों केसेस में कंप्लेंट को रिजॉल्व मान लिया जाएगा। कस्टमर का डिस्प्यूट था अनऑथराइज्ड 50,000 रुपए के डेबिट को लेकर के, ठीक है। अब बैंक और कस्टमर दोनों अग्री हो गए कंपनसेशन को लेकर के आफ्टर मीडिएशन। अब उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो ये हम एक फेयर एग्जांपल कह सकते हैं कि इसको हम कंप्लेंट को बंद कर देंगे। नौ, प्रोसीडिंग्स एट द ऑम्बर्ड्समैन ऑफिस। अब ऑम्बर्ड्समैन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं एंड स्ट्रिक्ट जो लीगल रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसमें कंप्लेनेंट और साथ के साथ जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स को पास करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली चीज क्या है, बैंक रिस्पांस रेजोल्यूशन सबमिशन। तो सबसे पहले बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज। यानी कि जब कंप्लेंट पहुंच गई है और आरबीआई ने बता दी है, लेट्स से यहाँ पर सी पर्सन जो है वो कंप्लेनेंट है और यहाँ पर इसने ऑम्बर्ड्समैन को भेज दिया, ऑम्बर्ड्समैन के सीआरपीसी में भेज दिया, स्क्रीनिंग हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब ऑम्बर्ड्समैन ने बैंक को एक लेटर भेज दिया कि ये दिक्कत है। अब बैंक को उसके बाद विद इन 15 डेज जब इसके पास लेटर पहुंची थी, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो भी इसका रिप्लाई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दोज आर टू बी गिवन, राइट। वो चीज यहाँ पर मैंडेटरी है, वो चीज रिक्वायर्ड है, राइट। दैट इज अ सिनेरियो, वो चीज रिक्वायर्ड होगी, दैट इज अ केस। सेकेंड थिंग, इट्स रिलेटेड टू कंप्लेनेंट्स रिव्यू। अब कंप्लेनेंट क्या है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका रिव्यू करेगा। यानी कि बैंक ने जो भी रिस्पॉन्स भेजा है 15 दिन के बाद, अब कंप्लेनेंट इस चीज को क्या करेगा, साथ के साथ इसको रिव्यू करेगा। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद क्या होएगा, जब ये सब चीजें होगी फिर ओम्बर्ड्समैन यहाँ पर सब चीजों का, सभी एविडेंसेस का रिव्यू करेंगे और जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेंगे। अब मान लो कि बैंक को इन्होंने लेटर भेज दी और बैंक ने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भेजा या कोई रिप्लाई नहीं किया। ऑम्बर्ड्समैन उस केस में क्या कर सकता है, बिना किसी बैंक के इनपुट के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और बैंक के पास जो अधिकार होगा, अगर बैंक ने रिप्लाई ही नहीं किया तो बैंक के पास जो राइट था कि वो बैंक आगे अपील कर सकता है। ये भी होता है ना आगे, देखो एक तो अपीलेट अथॉरिटी भी इसमें होती है जहां पर बैंक आगे अपील कर सकता है या कस्टमर आगे अपील कर सकता है। वो राइट बैंक का खत्म हो जाएगा अगर बैंक आगे से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फिर पर्टिकुलर रिप्लाई करता ही नहीं है उस सिनेरियो में, राइट। वो चीज यहाँ पर हो जाती है, राइट। ये चीज है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू अवार्ड बाय द ऑम्बर्ड्समैन। अगर म्यूचुअल रेजोल्यूशन फेल हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब ये दोनों आपस में अग्रीमेंट नहीं करते, ऑम्बर्ड्समैन की मीडिएशन से नहीं समझते, तो फिर ऑम्बर्ड्समैन को क्या करना पड़ेगा, अवार्ड पास करना पड़ेगा। यहाँ पर अवार्ड का मतलब होता है रूलिंग, यानी कि डिसीजन देना पड़ेगा कुछ ना कुछ जो बाइंडिंग होगा, राइट। तो इट कुड बी रिलेटेड टू द बैंक की जो लॉज है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हो सकता है, आरबीआई के गाइडलाइंस डायरेक्टिव्स के हिसाब से हो सकता है, कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स के केस पर हो सकता है, या केस के जो फैक्ट्स हैं उनके बेस पर हो सकता है, राइट। दैट कुड बी द केस। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स या फिर रूलिंग इन द वार्ड, वो क्या क्या हो सकता है, देखो बैंक को क्या डायरेक्ट कर सकता है जो ओम्बर्ड्समैन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड कि करेक्टिव एक्शन लो, कि या तो चार्जेस जो गए हैं वो वापस कर दो, रिफंड प्रोसेस कर दो, करेक्ट जो एरर्स हुए थे उनको सही कर दो। या तो ये चीज के बारे में जो ओम्बर्ड्समैन है वो कह सकता है बैंक को। सेकंड चीज हो सकता है कंपनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस, यानी कि अगर
बैंक की गलती की वजह से कोई कम लॉस हुआ कस्टमर को, तो उसको फुलफिल करने के लिए कह सकता है। एंड फर्दर अगर हैरेसमेंट हुई है, मेंटल अग्नि है, एंग्विश है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पर्सन गुस्से में है उस चीज़ की वजह से हैरेसमेंट हुई है उसको, तो उसके केस में 1 लाख रुपए तक का जो मुआवजा है वो दिया जा सकता है, ओम्बड्समैन ऐसा कह सकता है। और इन केस ऑफ द फाइनेंशियल लॉस जो मैक्सिमम कंपनसेशन हो सकती है उसकी लिमिट 20 लाख रुपए तक की है, इन केस ऑफ दीज केस, नॉट मोर देन दैट, राइट। एंड इन केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स और मेंटल हरासमेंट जो होती है या फिर मेंटल एंग्विश है उसकी वजह से अगर कंपनसेशन हो सकती है वो 1 लाख तक की हो सकती है, नॉट मोर देन दैट, राइट। बट देखो, देर इज नो लिमिट फॉर एक्चुअल डिस्प्यूट अमाउंट, राइट। कंपनसेशन की लिमिट्स की बात मैं कर रहा हूं, नो लिमिट फॉर एक्चुअल डिस्प्यूट अमाउंट, यानी कि अगर एक्चुअल डिस्प्यूट की बात करें, जैसे मान लो 50 लाख का लोन गलत कर दिया, 50 लाख का फ्रॉड हो गया, तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर कंपनसेशन देनी फाइनेंशियल लॉस के लिए, उसके लिए लिमिट बताई गई है कि उसकी लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए की है, और अगर इनकन्वीनियंस हुई है या मेंटल डिस्ट्रेस हुआ उसकी वजह से जो लिमिट है कंपनसेट करने की वो 1 लाख रुपए की है। जैसे कस्टमर को 5 लाख का अनऑथराइज विड्रॉल हो गया एंड फेसेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है, तो उसको 5 लाख रुपए रिफंड भी ले दिए, ठीक है, वो तो उसका बेसिक हो गया ना, रिफंड हो गया, वो तो चाहे 50 लाख का तो रिफंड लेके देना था। और साथ में उसको 50,000 का मेंटल हेरासमेंट का कंपनसेशन भी ओम्बड्समैन ने ले दिया, राइट। दैट इज अ सिनेरियो। आई होप नहीं कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा एंड डेफिनेटली इंजॉय भी किया होगा वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। एंड हम मिलते हैं चैप्टर 19 के थर्ड पार्ट में, और ये है मॉड्यूल ए ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द बैंक। So that will be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.